सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं ईरम न्यूज़ 24। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत उकावली के अंदर। हिंडन नदी को लेकर यहाँ के ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और हिंडन नदी को बचाने के लिए, जैसे कि हिंडन नदी आप सभी को पता है कि दूषित हो चुकी है। सहारनपुर हुआ या आसपास के हिंडन नदी के जितने भी ज़िले हैं या कस्बे हैं, सभी का दूषित पानी इस नदी में को चलता है। जहाँ से हिंडन नदी स्टार्ट होती है वहाँ से बिल्कुल साफ पीने योग्य पानी चलता है, लेकिन रास्ते में चलकर जो ये ज़िले पड़ते हैं, ये कारखाने पड़ते हैं, इन्होंने इस नदी को दूषित किया है। इसी को लेकर यहाँ पर एक सभा बुलाई गई है। सभा में उकावली गांव के ग्रामीण हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि इस नदी के दूषित होने से इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। गाँव वालों को बहुत बहुत आभार आपका। ये हिंडन नदी शोध यात्रा का एक निर्णय लिया गया कि बार बार बात होती है, इतने लोग कैंसर से मर गए, इतना पानी खराब हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही, ये सीवेज आ गया, इंडस्ट्री ने डाल दिया। लेकिन उसमें समाज का कहाँ रोल है? या समाज केवल मरने के लिए ही है, या समाज कुछ कर भी रहा है, कुछ सोच भी रहा है? तो एक ऐसा निर्णय लिया कि हिंडन के किनारे के समाज के साथ एक वार्तालाप किया जाए। शोध यात्रा इसलिए रखा कि हम जगह जगह पे इसका पानी भी टेस्ट कर रहे हैं और पानी अभी यहाँ डिस्प्ले होगा जहां से नदी शुरू होती है। शिवालिक में एक जंगल है सहारनपुर में, 15 किलोमीटर अंदर जाकर के एक झरना है, वहां करीब 100 फीट ऊपर से वो झरना गिरता है और ऐसा पानी है बिल्कुल आप उसको पी सकते हैं। अभी यहाँ उसको रखवा रहे हैं और वहां से उस पानी को लेकर चले। लेकिन जब ये नदी करीब 40 किलोमीटर नीचे आ जाती है तो सहारनपुर के स्टार पेपर मिल का एक नाला इस नदी में आकर के मिलता है। वो नाला कैसा है, उसमें हमने कल पानी टेस्ट किया, ऑक्सीजन जीरो, ऑक्सीजन है ही नहीं। जिस पानी में ऑक्सीजन नहीं होती उसमें कोई जलीय जीव नहीं रह सकता। ये वो पानी है जो इसके ओरिजिन का है, आप देखिए बिल्कुल मिनरल वाटर है। जो झरने का पानी है, हिंडन का पानी आपका ये है जहां से हिंडन शुरू होती है। ऑक्सीजन जीरो है, जलीय जीव रह नहीं सकते। उसके आगे आइए और गांव में जब टेस्ट किया, कहीं भी नदी में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। जब उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, कोई भी जलीय जीव उसमें रह नहीं सकता, तो पशु अगर पी ले उसको या तो मरेगा या बांझ हो जाएगा, वो कभी क्या बने। नदी जो बहती है उसके 500 मीटर दाएं और 500 मीटर बाएं, उसकी जो गतिविधियां है वो नदी को प्रभावित करती है और नदी भी उस क्षेत्र को प्रभावित करती है। जैसे आप देख रहे हैं आपके हैंडपंप में लगभग 100 फीट तक खराब पानी आना शुरू हो गया। समरसेबल भी जो 150 फीट 200 फीट तक जा रहे हैं उनका भी पानी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हम कितने लापरवाह हैं उसी पानी के प्रति कि जब गांव में सुबह बिजली आती है, हर घर में समरसेबल का बटन दब जा, और जिस तरह से पहले नाले चलते थे उस तरह से आज हम पानी को लगे हैं, बहाने में लगे हैं। उसका एक कारण है कि हमारी एक कल्चर है कि अगर कोई चीज फ्री की हो तो उसकी फिर कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको पानी बात बारे में जानना हो, काम करना हो, तो आप यूरोप, अमेरिका कहीं मौका मिले तो कभी जाकर देखो कि रिसोर्सेज गांव में 4 चीज थी। मैं शुरू कहां से, हमारे गांव के पास क्या था, नदियां थी। पहले आपने देखा होगा जो नदी किनारे के गांव थे, आसपास के गांव थे, उनका महत्व अलग था। कहते नहीं थे जहां रजवाए का पानी से खेती और जहां ट्वेल के पानी से हरट से खेती होती थी, तो जीवन कहां का आसान था जहां रजवाए का पानी था। दूसरे थे हमारे पास गांव में खलियान और चारागाह। वहां पे गांव में जो 2-4 पशु, ऐसा नहीं है कि आवारा पशु आज ही है, आज बहुतायत में है, लेकिन गांव में बिजार का कुछ खराब पशु छोड़ने का पहले से ही चलन रहा है। खराब डंगर को अगर नहीं बेचे थे तो कुछ छोड़ भी देते, अन्यथा हमारे
समाज में सिस्टम था कि भाई बैल अगर बूढ़ा हो गया, कोई बात होगी तो उसको कोई बेचता था या कटवाता था, उसकी सेवा करते थे जैसे घर में बूढ़ा व्यक्ति हो जा। उसका एक कारण था, हमारा उससे लगाव था कि इसने हमें जो है, हमारी जो तरक्की का साधन है वो उसी से होकर गुजरता था। अगर हमारे पास वो बैल ना हो तो जमीन में खेती कैसे हो। दूसरी बात थी, हमारे पास अपनी लोकल जो है वाटर बॉडी थी, रिसोर्सेज थे पानी के। हर गांव का एक गोल घेरा, उस गोल घेरे के बाहर एक तालाब, नालियों के माध्यम से वो पानी उस तालाब में जाता था और गांव के अधिकतर जो पशु थे वो उस तालाब में जाकर पानी पीते थे और वहां से निकल के फिर जो हमारे खेत और खलिहान थे उनमें जाके गांव का एक आदमी, जिसको हम कुछ हिस्सा देते थे अपने अनाज का, वो पूरे गांव के पशुओं को चरा कर लेगा। आज वो खलिहान किसके पास है? गांव के 4 आदमी के। आज वे तालाब किसके पास है? गांव के 2 आदमियों के। आज ये नदी है, इसका कैचमेंट एरिया किसके पास है? गांव के 50 लोगों के। यानी कि कुल 100 लोगों का पाप जो है 1000 लोग पूरा गांव भुगतता है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 900 लोग उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास खलिहान होगा, आपके पास 4 गांव होंगे, तो जरूरी नहीं है कि सरकारी गौशाला ही चलाएगी। जरूरी तो ये भी है कि हमारी आवश्यकता है तो हम गांव का एक आदमी भी रख सकते हैं कि उस खलिहान में भाई पशु को रख ले और तड़के चुगा ले और पूरा गांव को उसे हिस्सा दे सके इकट्ठा। उतने रुपए का तो वो गोबर बेच लगा जितने रुपए की तनख्वाह हो। लेकिन नहीं, आधुनिक युग है। दूसरी बात, ये तो एक समाज की बात आई। दूसरी बात है प्रशासनिक। बिना प्रशासन के भी नदियों का, गांव का कुछ नहीं हो। हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, जब तक ये औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में गिरना बंद नहीं होगा, हमारा सब प्रयास निरर्थक। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी आवश्यकता है। एक सामाजिक दृष्टिकोण है, एक प्रशासनिक दृष्टिकोण। तीसरा है उद्योग। ऐसा नहीं है, जिस व्यक्ति को मुनाफा कमाना है वो आपको जो है मौत के मुंह में धकेल के अगर मुनाफा कमाता है तो फिर समाज को उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आप देख सब कुछ रहे, लेकिन देखने के बाद भाई ये बुढ़ाना शुगर मिल है, अगर इसको मिल चलानी है और आप खड़े हो गए तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर इसमें पानी डालेगा तो ट्रीटमेंट का पानी डालेगा। लेकिन जब आप कुछ कह ही नहीं रहे तो उसकी तो मौज आ रही। भाई हमें एक ही तो काम करना, जहां से उसका नाड़ा निकलता है वहां चल कर बैठे और उससे ये कहते कि सरकार ने जिन शर्तों के साथ पानी नदी में गिरने का परमिशन दी, वो परमिशन का कागज लिया, आपको का क्या करना। और पोल्यूशन अधिकारी को बुला ले, एसडीएम को बुला ले कि भाई अगर ये पात्रता है और इसका पानी उस लायक है जो नदी में गिरा जा सके तो गिर लो, नहीं नदी में पानी छाड़ेगा। नदियां आखिर क्यों जीवनदायी नहीं है? आप कल्पना करो कि आप किसान हैं, मैं किसान हूं, बीज भी है, जमीन भी है, पानी नहीं है तो खेती संभव, पानी नहीं है तो जीवन संभव नहीं। लेकिन ये पानी के रिसोर्सेज भी बहुत लंबे नहीं है। अभी मैं आपको लाना कहां चाह रहा, मैं आपको यहां लेकर जाना चाह रहा कि 10 साल हो रहे हैं आपके पास, ये जो समरसेबल का बटन दब रहा है, 10 साल बाद ये भी दबना बंद होगा। देखियो आप, जैसे बुंदेलखंड में आज जो है ना कोई क्षमता नहीं रही ना, 1000 फीट पे पानी है, वहां देखो पानी कम, राजस्थान में देखो पानी की स्थिति। हालांकि उन्होंने उल्टा किया, उन्होंने पहले तालाब जिंदा करे, तालाब जिंदा हुए तो नदी जिंदा हुई। तो गांव के जो तालाब हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी नदियां महत्वपूर्ण। अब अगली बात आओ, अगली बात करते हैं नुकसान की। जीवन से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती भाई। दूषित पानी पीने से, दूषित हवा लेने से आपका जो जीवन इफेक्ट होता है, जिस पे प्रभाव होता है, एक रिपोर्ट है कि एनसीआर में जो व्यक्ति रहता है उसकी उम्र 5 साल कम है और जो देहरादून और उससे आगे व्यक्ति रह रहा उसकी उम्र ऑटोमेटिक 5 साल ज्यादा है।
एक पानी जो हिमालय से निकलता हुआ पानी आपने क्या करा? आपको आर्टिफिशियल लोगों ने बहकाया। किसने बहकाया? उद्योग ने बहकाया, टीवी में दिखाया आरओ का पानी पियो, शरीर के लिए स्वस्थ है। जब आपको आरओ का पानी पीने की आदत पड़ जाएगी तभी तो आप इनका विरोध बंद करोगे उद्योगों का। और जब आपको नलके का पीना पड़ेगा और उसके स्वाद का पता लगेगा तो तभी तो विरोध के लिए तैयार होंगे। उन्होंने पहले तुम्हारा नलके का पानी छुटाया। मैं आपको आज 2-3 बात बताऊं। इस धरती पे कोई ऐसा आरओ नहीं बना जो नाइट्रेट को फिल्टर कर सके। आप संतुष्ट हैं? जिस आरओ के पैर आपको पानी पी रहे, उस आरओ के पानी में कितना कैल्शियम है? जो ज्यादा आरओ का पानी पी रहा 50 साल उम्र दो उम्र, जो परमानेंट आरओ वाले हैं, सबसे पहले इनके घुटने ना खराब हो गए तो मुझे बताइए। उस पानी में कैल्शियम तो है ही नहीं। WHO ने कहा आरओ का पानी पियो, फिर एक रिपोर्ट आ गई कि आरओ का पानी पीने वाले बहुत बीमार हो रहे। ये बाजार है, ये सामान बेचता है। इसे सामान को आपको कैसे बेचना है, उनके पास कला है। आपके जो प्राकृतिक संसाधन बर्बाद होंगे जब तो सामान बिकेगा। गांव में आरओ कब लगेंगे? जब गांव का पानी खराब होगा। शहर में तो लोगों ने मजबूरी में लगा लिए, औद्योगिक अपशिष्ट हैं, गांव बच रहे थे, उनकी भी हालत हो। अब इससे अगली बात यह तो पानी की हेल्थ की होगी जो आपको बाद में दिखाई देती है। इन नदियों के किनारे जो गांव है, जब गर्मी आ जा तो इनमें से जो गैस निकलती है केमिकल की, ये ठोस अपशिष्ट ही तो है। जब इनका मिश्रण होता है, केमिकल तो कॉम्बिनेशन है, जब टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन बनता है तो एक विशेष रूप से भाप उठे, और वो भाप जब आपके लोहे से टकराती है, चाहे आपका ट्रैक्टर हो, चाहे आपका कार हो, ये रतनपुरी और ये सारा क्षेत्र है, 3 साल एलईडी भी नहीं चलती। 3 साल में कार करनी शुरू हो जाए, टीलर गड़ा लग रहे, ट्रैक्टर गड़ा लग रहे, भाई आप कैसे करोगे? विषय क्या है कि हम उन विषयों पे ध्यान ही नहीं देते। औद्योगिक युग है, औद्योगिक युग में सिर्फ कमाने के आदमी बात सोचता है, उसमें हेल्थ का कोई विषय ही नहीं है। आप यहाँ सारे बैठे, मैं इनका तो कहता नहीं, जहां ये कार्यक्रम हो रहा, आप मुझे हाथ उठा के बताओ कितने ऐसे आप में से किसान हैं जो अपने खाने का अलग पैदा करें और बेचने का अलग करें? है किसी के बंसी गेहूं, है किसी के घर में खेत में सोना मोती। आप 4 कुंटल वाले गेहूं बो रहे, उसमें ग्लूटोन 70 है। आप कभी ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक हो लगे? पहले गांव में क्यों नहीं होते भाई? गांव में तो बंसी, सोना मोती, कटनी छोटी वेराइटी थी जिसमें ग्लूटोन ही नहीं है। गेहूं में ग्लूटोन होना चाहिए 10 से 15। जो बेच रहे वही आप खा रहे, तो आप कहाँ के किसान? ये सब चीजें हमारी खराब करती। ना हम आज खलियान की बात करते, ना नदी की बात करते, ना पानी की बात करते। भविष्य क्या होगा? भविष्य ये होगा कि ये जो नदी अभी कहा किसी यहाँ पे कि भाई हमारे यहाँ बहुत माता है, इसके पीछे भी एक तर्क है। धरती माता, बड़े बुजुर्गों का ये था कि चाहे गरीब कम खर्च में जीवन बिता ले, लेकिन जमीन पे कर्जर जमीन नहीं बिकनी चाहिए। ये कहते हैं कि भाई जिसने धरती बेच दी उसने अपनी माँ बेच दी, और वह बात जब तक चली तब तक आपकी जमीन नहीं बिकी। और आज जो है जमीन बेचने में कितनी देर लगा रहे हैं। तो हमने आस्थाओं से जो चलाया। नदियां क्या थी कि नदियां और क्या साधन था? एक समय में नदियां सिंचाई का और पानी पीने का साधन थी। उनको बचाने के लिए हमने उसे मां का दर्जा दिया। और इस देश में कोई किसी के भी साथ गद्दारी कर सकता है, लेकिन मां के साथ अन्याय नहीं कर सकता। बड़े दुख का विषय है कि आज हमारी मां जो कर्रा रही है, हम उसका पता और खैर खबर लेने का भी प्रयास देखें। लोग कहेंगे, अभी किसी ने कहा भाई रमन भाई का सहयोग करो। देखो मैं एक बात और स्पष्ट करना है, क्या सहयोग करोगे? रमन भाई का काम,
का काम आंदोलन भी नहीं करना है। इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं वे संस्थाएं होती हैं समाज के ध्यान आकर्षण के लिए कि आपके साथ जो है ये हो रहा है और ये गलत है, ये सही है। आपको कहीं टेक्निकल आवश्यकता है, कानूनन आवश्यकता है तो हम बताएं, लेकिन संघर्ष कौन करेगा? जो पीड़ित हो। सरकार की हजार मजबूरी होती है जो गलत फैसले लेती है, लेकिन जनता जहां खड़ी होती है लाखों फैसले होंगे जो जनता के कारण सरकार को वापस लेने पड़े। हम क्या, हमारा क्या, हमारा भविष्य क्या? जो चौराहे पे चर्चा थी, जो होके पे चर्चा थी, आज राजनीतिक चर्चा में आप समय गंवा रहे। कभी होके पे बैठ जाओ, हाँ भाई इनका टिकट किसे मिलेगा? मेरे हिसाब से जो प्रत्याशी हैं सारे देख लिए होंगे, एक आध बार क्या हो जाएगा, किसी को टिकट मिल गया आपका कौन सा जीवन बदल देगा? आपका जीवन बदलेगा आपके मुद्दों से। आज से 15 साल पहले विधायक सांसद जी गांव में आए थे, गांव का कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर सवाल पूछता था। आज क्या है, अगर सवाल कर लिया तो त्यागी जी कहेंगे भाई मेरे घर आ रहे थे, फालतू ना बोलिए, फालतू की बात ना करें। मतलब आपके मुद्दे फालतू की बात। क्या कोई सांसद विधायक किसी दिन गांव में चौपाल लगा हुए आके? इन्हें सार्वजनिक स्थान पे बैठाओ, इनसे सवाल करो। लेकिन जब आप ठेकेदार विधायक बनाओगे, बिना जानने वाला सांसद बनाओगे, धंधे करने वाले लोगों को राजनीति में महत्व दोगे, फॉर्च्यूनर जिसके पास ज्यादा होंगे उसे वोट देंगे, तो आपका मुद्दा कौन उठाओगा? आपका मुद्दा वो उठाओगा जिसे कमीशन नहीं चाहिए, जो खाटी व्यक्ति है। रात के 12 बजे तो आप फोन करोगे सामाजिक व्यक्ति को, और जिस दिन वोट देने का नंबर आओगा उस दिन पूछने जाओ किसी से कैसे वोट देनी, उस दिन त्यागी, जाट, मुसलमान, ठाकुर इस आधार पर वोट करो। तो जब मुद्दे पे वोट ही नहीं है, जाति पे वोट है, तो फिर तो झंझट झेलना पड़ा। अब बात है निर्णय की, अंतिम बात, बहुत लंबा नहीं करना चाहूंगा। नदियां अगर बदलनी तो पंचायत वाइज काम करना होगा। इस गांव में से अगर कुछ लोग ऐसे हों जो हाथ उठा के ये कहें कि हम जन जागृति का काम करेंगे, चाहे एक ही व्यक्ति हो, रमन त्यागी का भी दूर हो सकता है, मेरठ हो सकता है। आप गांव में 10 भी आदमी इकट्ठे करोगे, इस मुजफ्फरनगर जनपद में बुढ़ाना में जितने गांव हैं उनकी सूची बना लो, और एक आप जो है कुछ आदमी ऐसे चिन्हित करो जो इस नदी के लिए लगातार 8 दिन दे सकता हो। कोई हो तो बताना भाई, नाम लिख देंगे। कुछ ऐसे व्यक्ति चाहिए जो लगातार 1 महीना दे सकते हो, कुछ ऐसे व्यक्ति चाहिए जो जन जागरण के लिए लगातार 2 महीने दे सकते हो, और उसी गांव में रुके जोड़ा लेकर रहे, वही रोटी खावे किसी के भी, चाहे जान पिछाड़ भी ना हो, तो तब नदी साफ काम करना पड़ेगा नदी के लिए। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों की आप बात करते हो कि भाई सरकार करे, सरकार के लोग हैं वे स्थायी हैं, उन्हें हमेशा थोड़ा रहना, हमेशा रहना आपको। उनके बहुत कारण हो सकते हैं। अगर कोई अधिकारी कार्रवाई की सोचता है तो हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल ताकत उसे काम करने से रोकती हो। जब ये सवाल आपका होगा, जब गांव में आप आओगे, भाई विधायक जी आप जीत के गए थे तो आपने कुछ बात कही थी, आपने हमारी नदी की बात हाउस में कितनी बार उठाई। आज आपके कोई फसलों के दाम की बात नहीं करता, ना आपके कोई भुगतान की बात करता, ना आपकी नदी की बात करता, ना आपके कोई तालाब की बात करता। देखिए, समाज में जब जन चेतना आती है तो उसका जो नतीजा होता है वो धीमा हो सकता है, लेकिन होता जरूर है। अगर हम अपनी वाटर बॉडीज के प्रति चिंतित नहीं है या उसके प्रति हमें लगाव नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसके फायदे नहीं जानते। जब उसके फायदे समाज तक जाएंगे और कुछ ऐसे प्रत्यक्षदर्शी होंगे जो उसके लाभ की बात बताएंगे, तो निश्चित रूप से समाज के लोग उनको जिंदा करने के लिए खड़े होंगे। और हमारा ये प्रयास है कि लोगों तक ये बात जाए कि आखिर उनके साथ क्या खिलवाड़ है। आज जो हमारी जीवन दायिनी नदियाँ जिन्हें हम कहते थे, आज वो कैंसर दायिनी है, ये एक बड़ा सवाल है।
जो नदियां हमें जीवन देती थी, आज वो नदियां जो है कर्रा रही हैं। आज वो उद्योग का पाप उठाते उठाते, हमारा बोझ उठाते उठाते आज वो बूढ़ी हो चुकी हैं। आज उन्होंने क्या कर दिया कि उसको बोझ को उठाना बंद कर दिया। जो हम उनको देते हैं वो उसी गांव में छोड़ देते हैं और उसका लाभ लौट के, लाभ हो या नुकसान हो, आप जैसा दोगे वैसा पाओगे, वो आज हमें ही मिल रहा है। तो उसका जो नतीजा है, उसका नतीजा आज जो है कैंसर है, आप स्किन डिजीज है, आपको जो है दमा रोग है, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। ये एक शारीरिक बीमारी है। लेकिन जो आर्थिक नुकसान है इस क्षेत्र में, जो लोहे का जो सामान होता है उसकी सेल्फ लाइफ भी अगर 50 साल है तो इस क्षेत्र में 5 साल है। यहाँ ट्रैक्टर खराब हो रहे, गांव के कृषि यंत्र खराब हो रहे, लोहे का जो भी सामान होगा वो उससे खराब होता है। तो इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। और ये एक कहावत है, पहले जल के लिए बहुत सारे लोग काम करते थे कि जल है तो जीवन है। आज जो है औद्योगिक युग है, आज क्रांति का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। आज पानी के मायने किसी व्यक्ति के लिए इसलिए नहीं है। ये जो गंगा जमुना का क्षेत्र है, यहाँ पे पहले से ही पानी बहुतायत में रहा है, लेकिन आज नदियों के किनारे 100-100 फीट पानी चले गए। तो आज जो बटन दबाने से पानी मिल रहा है, मेरी तो एक उत्तर प्रदेश सरकार से ये भी मांग है कि जो घर घर में समरसेबिल हो गए, जिस गांव में टंकी लग चुकी है, सबको समरसेबिल को बंद करवाने का काम करे। अगर ये वाटर बॉडीज को बचाना है और पानी को बचाना है तो इन पे मीटर लगाने का काम करे कि अगर व्यक्ति इससे ज़्यादा दोहन करेगा तो उसको पानी का टैक्स देना पड़ेगा, अन्यथा ये पानी हमारा ख़त्म हो जाएगा और एक दिन सब बर्बाद होगा। अच्छा, ये जो आपकी यात्रा है ये किस तारीख से शुरू हुई थी और किस तारीख तक चलेगी? नहीं, जो हिंडन यात्रा है इसके आयोजक रमन त्यागी जी हैं, उन्होंने बीच बीच में मुझे बुलाया तो वे पिछले 2 दिन से उसमें लगे हुए हैं। और ये इनकी एक शोध यात्रा है, इसका समापन गौतम बुद्ध नगर में होगा। पूरी डिटेल तो उन्हीं के पास है, लेकिन बीच बीच में हमारा जो सहयोग उनको हो सकता है संगठन का, हमारा उनको पूरा सहयोग है। और इस तरह के जो भी कार्य जो भी व्यक्ति करना चाहता हो या जो भी इसके लिए आगे आना चाहता हो, हम हमेशा उसके सहयोगी रहते हैं। तो रमन त्यागी जी ने जो उनका फाउंडेशन है उसके माध्यम से यहाँ पे ये कार्यक्रम किया है। तो ये समाज में एक चेतना के कार्यक्रम है और इसके नतीजे भी अच्छे होंगे। धन्यवाद। दोस्तों, रमाकांत त्यागी की ये मुहिम कितना काम करती है, कितना लोगों को जागरूक करती है, कितना इस नदी को, हिंडन नदी जो है ये दूषित हो चुकी है, कितना इसे बचा पाते हैं और कितना जो है सरकार पे दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा और किन किन तरीक़ों से ये ग्रामीण मिलके और रमाकांत त्यागी मिलके इस मुहिम को सफल बनाएंगे। फ़िलहाल वर्तमान में जो रमाकांत त्यागी हैं, जहाँ से हिंडन नदी चलती है वहाँ का जल ये है, रिज़ल्ट ये है कि वहाँ का बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है। अगर हम बात करें तो इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से पी सकते हैं, इसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन अगर बात करें बुढ़ाना की, तो बुढ़ाने आते आते इतना दूषित इसका पानी हो गया है कि अगर कोई जानवर इसमें 1 घंटा या 2 घंटा या कोई व्यक्ति इसे पार करके किसी दूसरे गांव में जाना चाहे या अपने खेतों में जाना चाहे तो उसके शरीर में एलर्जी हो जाती है और अन्य बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जिसको लेकर आज रमाकांत त्यागी इस मुहिम को छेड़ते हुए आज उनका दूसरा स्टे है उकावली गांव में। अगला स्टे उनका बरनावा गांव में होगा, फिर उसके बाद उनकी यात्रा ख़त्म हो जाएगी। देखने वाली बात ये रहेगी कि सरकार पे कितना असर पड़ता है इस यात्रा को लेकर। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।